अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी एंड बुक्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई किताब के साथ हाजिर हुआ हूं। ये किताब एक नावल तो नहीं है, लेकिन ये किताब नावल के फन पे है। खास तौर पे जदीद नावल जो है, पोस्ट मॉडर्न नावल के फन पे लिखी गई है। इस किताब को लिखने वाला जो मुसन्नफ है, उसको 2006 में अदब का नोबेल इनाम मिला। बहुत सारे आप में से दोस्त समझ गए होंगे। और ये एक ऐसा शख्स है जिसकी किताबों को 63 जबानों में अब तक तर्जमा किया जा चुका है और जो इस सदी का सबसे ज्यादा बिकने वाला नावल निगार माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं उरहान पामुक की। हम जैसे उर्दू कारीन जो हैं वो उरहान पामुक से तब मुतारफ हुए जब हुमा अनवर साहिबा ने उनके नावलों का तर्जमा किया, जमहूरी पब्लिकेशन से छपा। लेकिन 2006 में नोबेल इनाम मिलने के बाद इस खित्ते में भी उरहान पामुक काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए और अब तो वो एक बहुत अहम बैन अल-अक़वामी नावल का नाम समझे जाते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है हमारे इस खित्ते में भी। उनका जो मशहूर काम है वो माई नेम इज रेड, द ब्लैक बुक, व्हाइट कैसल या म्यूजियम ऑफ इनोसेंस और स्नो है। उर्दू में मेरा ख्याल है कि अभी तक उनके 4 ही तराजम हुए जहां तक मुझे इल्म है। माई नेम इज रेड का मेरा नाम सुरख है, स्नो का बर्फ के नाम से, व्हाइट कैसल का सफेद किला के नाम से, म्यूजियम ऑफ इनोसेंस का तर्जमा जो है वो खाना मासूमियत के नाम से हुआ है। आज मैं आपसे जिस किताब का जिक्र करने जा रहा हूं वो हाल ही में गालबन पिछले महीने जो है उसकी ट्रांसलेशन हुई है और वो किताब है द नई एंड द सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट। उर्दू में इसका तर्जमा जो है वो अभी तक मैंने खरीदा नहीं है, लेकिन वो जदीद नावल के फन के नाम से तर्जमा हुआ है और सिटी बुक पॉइंट ने उसको शाया किया है। और आज हम बात करेंगे इस किताब पे और इसमें लिखे जाने वाले मज़ामीन पे, खास तौर पे आर्ट ऑफ नावल पे बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपसे एक और अहम नावल निगार जो ना सिर्फ उर्दू दुनिया उससे मुतारफ है, जानती है बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि इंटरनेशनली वो बहुत मशहूर नावल निगार हैं, मिलान कुंडेरा। उनकी जो किताब है द आर्ट ऑफ नावल, उस पर बात की थी और हमने देखा था कि द आर्ट ऑफ नावल या नावल का फन जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं और उस फन को मिलान कुंडेरा कैसे देखते हैं। लेकिन आज हम उरहान पामुक के इन मज़ामीन में से देखेंगे कि किस तरह वो नावल के फन को बयान करते हैं या वो किस तरह बताते हैं कि मॉडर्न नावल जो है, जदीद नावल, वो किस तरह लिखा जा रहा है, किस तरह पढ़ा जा रहा है या उसको किस तरह लिखना या पढ़ना चाहिए। ये किताब ना सिर्फ एक नावल के आर्ट पे लिखी गई है बल्कि एक कारी की लिखी हुई किताब भी है, क्योंकि उरहान पामुक ये कहते हैं कि वो 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक बहुत जबरदस्त कारी रहे थे और उन्होंने बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ा है और इनका खास तौर पे जो पहला मजमून है वो इसी चीज को मद्देनजर रखकर लिखा गया। आपका जो पहला मजमून है वो इसके मुतल्लक है कि बतौर कारी हम जब नावल पढ़ रहे होते हैं तो हम कैसा महसूस कर रहे होते हैं, या नावल पढ़ते हुए हमारा दिमाग किस तरह काम कर रहा होता है। जिस तरह आप और मैं बतौर कारी जो हैं, जब हम नावल पढ़ रहे होते हैं तो हम इस तरह महसूस करते हैं कि एक और जिंदगी जी रहे होते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो ख्वाब से तो मुख्तलिफ है लेकिन ख्वाब से ज्यादा हकीकी है, क्योंकि इसके किरदार, इसके वाकयात, इसका अंदाजे बयान और बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें हकीकी होती हैं और हम इस तरह महसूस कर रहे होते हैं जैसे पैरेलल एक नई जिंदगी जी रहे होते हैं। और ज्यादातर हम जो है ऐसी जो किताब है जो खास तौर पर फिक्शन की होती है उसको लॉजिकली पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिमाग काम कर रहे होते हैं, हमारी सेंसेस काम कर रही होती हैं और हम लॉजिकली समझकर उस दुनिया में चले जाते हैं जिसमें लिखारी या राइटर जो है वो हमें लेकर जाता है। तो नावल पढ़ते हुए हम लिखारी के साथ चल रहे होते हैं, लिखारी हमारी उंगली पकड़कर
हमें जो है वो लेकर चल रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम चाहें हम वैसे भी वो जिंदगी जी सकते हैं, या वो कहानी पढ़ रहे होते हैं, या जैसे राइटर मतलब चाहता है हम उस तरह भी पढ़ते हैं, या उस किताब को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। और पामुक ये कहता है कि नावल जो है वो फिल्म, आर्ट, पेंटिंग और नज्म से बहुत मुख्तलिफ है। किस तरह मुख्तलिफ है? एक तो ये है कि उसमें एक जो है पैरेलल प्रोसीजर है, आगाज है, उसमें राइज एंड फॉल है या कॉन्फ्लिक्ट है, और एक एंड होता है। एक तो ये बात होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो राइटर है वो हम कारी को एक तरतीब के साथ एक मुख्तलिफ दुनिया में ले जाता है, और उस दुनिया की हर चीज जो है वो हमारे सामने वाज़ेह होती है। और वो वाज़ेह कैसे होती है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा थोड़ा करके हम पे खुलना शुरू हो जाती है। इस तरह नहीं कि कोई हम नज़म पढ़ रहे हैं तो वो एक नज़म एक खास मौजू के ऊपर है, ठीक है, या हम पेंटिंग देख रहे हैं तो हमारे सामने कोई चीज है तो उसको हम देख के समझ लेते हैं, ये एकदम हमारे जो हम परसीव करते हैं चीजें वो हमें समझ आती हैं। लेकिन नावल क्या है? नावल एक तो ये है कि उसमें एक वाकया नहीं, बहुत सारे वाकयात का ये मजमुआ होता है। दूसरा ये है कि इसको एक पैरेलल प्रोसीजर है, और आहिस्ता आहिस्ता कहानी जो है वो हम पर खुलना शुरू होती है और हमें समझ आना शुरू होती है। तीसरी ये चीज है कि जब हम नावल पढ़ रहे होते हैं तो हम कहानी के साथ साथ मुख्तलिफ जज्बात महसूस करते हैं। मसलन कभी हम गुस्सा महसूस करते हैं, कभी हम किरदारों से नफरत महसूस करते हैं, कभी हम हमदर्दी महसूस करते हैं, कभी पढ़ते हुए हम बहुत महजूज हो रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं उस जो कहानी को। तो ये जो है ये पढ़ते हुए हमारा दिमाग जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, और इन्हीं बातों की वजह से या इन्हीं चीजों की वजह से जो नावल है वो दूसरी चीजों से मुख्तलिफ है, जिसे हम फिल्म कहते हैं या नज़म, या आप पेंटिंग को ले लें, नावल इन सब चीजों से मुख्तलिफ है। अच्छा, एक और चीज है नावल में जो इन सारी चीजों जो मैंने पहले बताई हैं उन पे असरअंदाज होता है, वो है नावल का लैंडस्केप। अक्सर जो नावल का लैंडस्केप है वो दो तरह का होता है। मैं इसको यूं मतलब डिवाइड कर रहा हूं। एक होता है प्लेजेंट लैंडस्केप और दूसरा होता है अनप्लेजेंट लैंडस्केप। जो प्लेजेंट लैंडस्केप है वो आपको टॉल्स्टॉय की किताबों में मिल जाएगा या नावलों में मिल जाएगा, स्टेंडाल के नावलों में जो है वो लैंडस्केप मिल जाएगा, या जितने भी पॉपुलर जो नावल होते हैं उसमें भी जो है वो लैंडस्केप ऑलमोस्ट जो है वो प्लेजेंट होता है। लेकिन जब आप दोस्तोयेवस्की को पढ़ते हैं, जब आप सारामागो को पढ़ते हैं, या जब आप काफका को पढ़ रहे होते हैं, तब जो है वो लैंडस्केप का वो प्लेयरेबल होना मुमकिन नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा टेंस, बहुत ज्यादा जो है वो डार्क हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ताहिर बिन जलून के नावल पे बात की थी, रेत का दरवाजा पे। तो रेत का दरवाजा या ताहिर बिन जलून जो है उनके नावलों के जो प्लॉट होते हैं वो भी अनप्लेजेंट होते हैं, वो इतने खुशगवार असर नहीं छोड़ते, और जिस वजह से जो है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर आती है उनकी फिक्शन की, ऐसे राइटर्स के फिक्शन की। तो ये जो लैंडस्केप होता है, पामुक कहता है कि लैंडस्केप बहुत अहम होता है किसी भी नावल में, क्योंकि लैंडस्केप के जरिए आप बहुत कुछ परसीव कर रहे होते हैं, जुजियात नगारी हो रही होती है, उसकी जितनी भी इमेजेस आपके मतलब जहन में आ रही होती हैं, या उसका जितना भी इन्वायरमेंट होता है किसी भी नावल का, किसी भी कहानी का, वो लैंडस्केप ही जो है उसे मुतासर कर रहा होता है या उसके अकॉर्डिंग होता है। इवन पामुक ये कहता है कि नावल का जो हीरो होता है, मरकजी किरदार होता है, वो भी उस लैंडस्केप के जेर असर लिखा जाता है। और बहुत सारे राइटर, खासतौर पर जदीद फिक्शन निगार जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस मजमून में जिसमें पामुक बता रहा है कि पढ़ते हुए एक कारी कैसा महसूस करता है, इसमें पढ़ने का जो सिलसिला है कोई कहानी या नावल पढ़ने का, उस वक्त हमारा दिमाग किस तरह काम कर रहा होता है उसको एक्सप्लेन किया और उसको 9 पॉइंट्स में जो है वो बयान किया है पामुक ने, कि एक कारी जो है वो जब पढ़ रहा हो तो उसका दिमाग किस तरह काम कर रहा होता है, या वो क्या क्या चीजें हैं
वो सोच रहा होता है, तो उन जो सोचों को 9 पॉइंट्स में तकसीम किया है। जो पहला पॉइंट है उसमें वो पामुक ये कहता है कि कारी जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व जर्नल सीन एंड फॉलो द नैरेटिव, कि कारी जो है वो सबसे पहले जो जनरल सीन नजर आते हैं या दिखाए जाते हैं राइटर की तरफ से, वो उनको फॉलो करता है या उनके साथ चलता है और नैरेटिव या बयानिया समझने की कोशिश करता है कि इस नावल में कलमकार या लिखारी जो है वो क्या बयानिया पेश कर रहा है या क्या कहानी कह रहा है और आगे चल के ये किस तरह मोड़ लेगी। ये सारी जो आगाज की सोचें हैं या पढ़ते हुए शुरू में जो चीज सबसे पहले ज़हन में आती है वो यही है कि वो नैरेटिव समझने की कोशिश करता है, कहानी के फ्लो के साथ या जिस तरह वो चल रही है उसकी पैरवी करते हुए या उसके साथ आगे बढ़ते हुए। तो जब हम जर्नल सीन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और नैरेटिव के साथ चल रहे होते हैं, कहानी के बयानिए के साथ, तो क्या होता है कि हमारे दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे दिमाग में जो है वो तस्वीरें बनना शुरू हो जाती हैं। हम जो कहानी पढ़ रहे होते हैं, जो बातें पढ़ रहे होते हैं, उनको विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं और इस तरह जो है वो हम नावल की दुनिया या उस कहानी की दुनिया में चले जाते हैं। तो जब ये वाकयात जो हैं, जब तस्वीरें बनकर हमारे ज़हन में आना शुरू होती हैं, तो उस वक्त जो है वो तीसरा पॉइंट ये आता है कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये कहानी कितनी हकीकी है और कितनी जो है वो इमेजिनेटिव है या इमेजिनरी है। और आप भी बतौर कारी देखते हैं कि जब आप कहानी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद अगला यही होता है कि कहाँ जो है वो हकीकत है और कहाँ अफसाना जो है वो कहानी के अंदर राइटर जो है अफसाने का इस्तेमाल। और चौथे नंबर पर ये सोचते हैं कि क्या हकीकत ऐसी होती है जैसी इस नावल में बताई गई है। और यही बहुत सारे बहुत सारे कारी जो होते हैं वो कहानी से मुतनफ़र भी हो जाते हैं और उसको पसंद करना भी शुरू कर देते हैं कि यार ये तो हकायक से बहुत हटके है, इसमें ये खराबियां हैं, तो मैं क्यों पढ़ूं इसको, या अगर मुकम्मल भी कर लूं तो हमारा एक तरह का कहानी के साथ या नावल निगार के साथ वो हेट एंड लव वाला सीन यहां से शुरू होता है कि अगर हमें लगता है कि ये रियलिटी है तो हम उसकी दुनिया में चले जाते हैं, और अगर हमको ये लगता है कि ये रियलिटी ऐसी तो नहीं होती यार, तो हम उससे नफरत करना शुरू हो जाते हैं। हम जो है उससे प्लेयर ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, मजा लेना शुरू कर देते हैं और वो कहानी हमारे ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाती है, चाहे वो एक बहुत खुशगवार तौर पर हम पे हावी हो या एक बहुत तलख तजर्बे के तौर पर हम पर हावी हो। और यहाँ नावल का जो लैंडस्केप है वो हमारे ऊपर हमारे इस प्लेयर को डिफाइन करता है कि अगर हम जो लैंडस्केप बहुत ज्यादा प्लेयरेबल है तो हम इसको प्लेजेंट है तो हम इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, और अगर वो बहुत डार्क है तो हम इसको बहुत तकलीफ महसूस करते हुए पढ़ रहे होते हैं। बतौर कारी बहुत ज्यादा जगहों पर हम अखलाकी जवाज गढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यार ये तो गुनाह था, ऐसा नहीं करना, या इसका जो फेल है करैक्टर का या कोई खास बात जो या खास जुमला जो मुसन्नफ ने लिखा है ये तो बहुत बुरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर उर्दू में हम देख ले कि एक नावल निगार है वो अपने मसलक का जिक्र करता है तो हम कहते हैं यार नहीं ये तो बहुत गलत है, या कोई नावल निगार या खातून नावल निगार वो फेमिनिज्म की बात करें, मैं अपनी बात करता हूं कि बतौर कारी मैं कहता हूं कि यार यहाँ तो ये फलां जो हिज्म चल रहा है तो नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये मॉरल जजमेंट है। बतौर कारी जो खुद को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं या मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि यार हम तो कहानी के साथ जो है वो बहुत अच्छे से फिट बैठ गए हैं, चल रहे हैं, कहानी हमें मजा दे रही होती है और हम वो सारी चीजें कर रहे होते हैं जो हम हकीकी जिंदगी में करते हैं। मसलन हम जो है वो सोच रहे होते हैं यार ये ठीक है, ये गलत है, ये हकीकत है या अफसाना है, अगर हकीकत है तो बहुत मजे की है यार, इसको हम जो है वो इंजॉय करते हैं। और फिर 7वें नंबर पर हम ये कह रहे होते हैं कि यार ये तो हमारे साथ बहुत अच्छे से बैठ गई या हमें इस कहानी का बहुत मजा आया। के साथ साथ ही है हम अपने दिमाग का हमारा मेमोरी की जो लेबर है वो शुरू हो जाती है और हम बहुत डाइवर्स चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं बतौर कारी,
और इन द एंड नावा नंबर जो है वो बतौर कारी ये है कि हम ये सोचते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है। असल में जब हम एंड पर पहुंच जाते हैं तो फिर हम सोचना ये शुरू कर देते हैं कि नावल निगार हमें इस नावल में कहना क्या जा रहा है, इस कहानी में सबक क्या देना चाह रहा है, उसका अहम मौजू क्या है, वो क्यों ये कहानी लिख रहा था और वो क्या चीज जो है वो कन्वे करना चाह रहा था। ये 9 पॉइंट्स हैं जो बतौर कारी पढ़ते हुए नावल हमें महसूस होते हैं और जिनको पामुक ने अपने इस मजमून में बहुत डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किया। आई नो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये मौजू ऐसा था कि जिसमें कारी को और नावल निगार दोनों को डिस्कस करना था और मुझे ये बहुत ज्यादा दिलचस्प लगा। इस मजमून में जो दूसरा मजमून है उसमें बतौर नावल निगार जो है वो पामुक को एक सवाल का सामना था और वो सवाल ये था कि मिस्टर पामुक, डिड दिस हैपन टू यू। ये जो कारीन होते हैं वो पूछते हैं पामुक से कि क्या ये आपके साथ हुआ। खास तौर पर उसको जो चीज इस सवाल का सबसे ज्यादा सामना था वो म्यूजियम ऑफ इनोसेंस लिखने के बाद था कि क्या पामुक आप जो हैं वो मिस्टर कमाल हैं। और पामुक ने म्यूजियम ऑफ इनोसेंस इस शानदार अंदाज में लिखा है कि वो लगता ही इस तरह है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो पामुक की अपनी हैं, हकीकी जिंदगी से मुतल्लक रखती हैं। और ना सिर्फ बहुत सारे अनजान बल्कि जानने वाले दोस्त भी एक ऐसा वाकया जो पामुक बयान करता है कि मेरा एक दोस्त था, वो मुझे उस जगह ले गया जहां वो कमाल अफसू के साथ रहता था और वहां जाके कहता है कि तुम तो इधर जा रहे थे उस घर की तरफ। तो मुझे तो लगता है कि वाकई इस बात को लेकर पामुक ये कहता है कि जो नावल निगार है अगर वो ये कह रहा है कि वो सारी कहानी जो उसने लिखी है वो हकीकी है डैनियल डेफू की तरह, कि उन्होंने रॉबिन्सन क्रूज में जो लिखा है वो हकीकी है, लेकिन बाद में वो साबित हुई कि वो झूठ था। और अगर कोई नावल निगार ये कहता है कि ये सारी कहानी इमेजिनेटिव है, मैंने जो है वो तखय्युल के अंदाज में लिखी है, तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। पामुक के नजदीक जो कहानी होती है वो तखय्युल और हकीकत का ऐसा इम्तजाज होता है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे जो ऑटोबायोग्राफिकल नावल होते हैं उसमें भी तखय्युल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस जो मजमून में एक जगह बहुत मतलब हैरान कुन और बहुत दिलचस्प बात जो है वो पामुक ने की है कि एक मेरी रीडर जो थी, आंटी थी, वो मुझे मिली और वो मुझे कहती हैं कि मिस्टर पामुक, आई नो यू वेरी वेल, आई रीड ऑल ऑफ योर बुक्स। तो पामुक कहता है कि मैं शर्मिंदा हो गया, बल्कि शर्म से पानी पानी जिस तरह कहते हैं वो हो गया। उसकी वजह यह थी कि वो कह रहा मैं समझ रहा हूं कि वो आंटी जो है वो क्या कहना चाह रही है। वो ये नहीं कह रही कि मैं आपकी बुक्स पढ़ी हैं तो मैं आपकी जो करदारों को जानती हैं, बल्कि वो ये कह रही है कि कहाँ जो है वो आपने अपनी हकीकी जिंदगी का बयान किया, मैं वो सब जानती हूँ कि कहाँ मैंने अपने जो है वो लव अफेयर, कहाँ मैं अपने वालदैन के साथ, कहाँ मैंने अपनी जो है वो उठने बैठने या अपने तरीका जिंदगी को इस्तेमाल किया, मैं वो सारा समझती हूँ। और पामुक कहता है कि मैं तो बहुत एक तरह शौक में चला गया कि कारी जो है वो किस तरह लिखारी की जिंदगी तक पहुंच जाती है। और इस मजमून में इन द एंड जो है वो पामुक ये कहता है कि दो तरह के बहुत स्ट्रिक्टली, जिस तरह पिछले मजमून में भी उसने डिफाइन किया था, लेकिन यहां जो है वो कहता है कि हार्ड को तरह के दो, एक नाइव होता है और एक जो होता है वो सेंटिमेंटलिस्ट कारी होता है। नाइव कारी जो होता है वो आप उसको कुछ भी कहते रहें, उसने ये नहीं समझना है कि जो लिखा है वो आपका जो है वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है या आपकी जिंदगी के हकीकी बात क्या भी है सब कुछ। और जो सेंटिमेंटलिस्ट या सेंटिमेंटलिस्ट जो कारी होता है वो आप उसको कुछ भी कहें कि यार ये जो है ये तो मेरी हकीकी जिंदगी के वाकयात है, लेकिन पामुक कहता है कि वो जो कारी होते हैं सेंटिमेंटलिस्ट, वो हमेशा कहानी को एक तहय्युलाती जो है वो चीज समझते हैं और बहुत कुछ ऐसा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि ये तो उसकी हकीकी जिंदगी में नहीं था। तो ये फर्क है कि नाइव जो है वो सब कुछ आपकी कहानी, आपका लिटरेचर जो है वो उसे आप बीती समझते हैं, लेकिन जो सेंटिमेंटलिस्ट हैं वो आप बीती को भी कहते हैं कि यहाँ ये चीजें जो हैं ये उस तरह हकीकत नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारा इमेजिनेशन या तखय्युल का इस्तेमाल किया गया। पहले जो दो मजमून थे उसमें
पामुक जो है वो कारी के साथ साथ नावल निगार को पैरेलल डिस्कस कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद ना सिर्फ नावल निगार बल्कि बकायदा नावल की बात को जो है वो डिस्कस किया गया। नावल के जो अहम मौजूआत हैं वो डिस्कस किए गए। खासतौर पे पहला जो है वो करैक्टर है। तो हम जो हैं वो जितनी भी कहानी देख रहे होते हैं वो देखी जो है वो हीरो की नज़र से हम उस दुनिया को देख रहे होते हैं जो मुसन्नफ दिखाना शुरू करता है। और जो नावल है या जो फिक्शन है, जो कहानी है, वो मुख्तलिफ भी इसी वजह से है, यू कैन से कि मसनवी से या एपिक नज़म से जो है वो नावल इस तरह इसलिए मुख्तलिफ है कि आप मसनवी या एपिक नज़म पढ़ते हुए बतौर कारी जो है वो यू कैन से कि एक अलग थलग बैठे होते हैं और आप एक स्पेक्टेटर, एक जो है वो तमाशाई होते हैं और बाहर देखकर उस लैंडस्केप को, उस सारी चीज़ें जो है वो आपको बाहर बैठे हुए ही देखनी या उसको इमेजिनेशन के जरिए महसूस करनी होती हैं। लेकिन नावल निगार जो है वो अपने किरदार के जरिए आपको कहानी के अंदर ले आता है और आप तमाशाई की बजाय खुद जो है वो बतौर कारी जी रहे होते हैं उस जिंदगी को जो उस किरदार की होती है, अगर आपको वो किरदार बहुत ज्यादा पसंद आ जाए। और इसी वजह से किरदार ही जो है वो नावल का एक बहुत अहम जो है वो हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि हम जो हैं वो बहुत तजस्सुस रखने वाले लोग हैं। हमें बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को जानने के बारे में तजस्सुस है। हमारा कोई नया हमसाया है तो हम उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, कैसा है, कैसे रहता है। दफ्तर में कोई नया जो है वो हमारे साथ साथी आ जाए या हमारा कोई नया टीचर आ जाए तो हम उसके मिजाज, रहन सहन, सारी चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। और यही जो है वो एक किरदार हमें देता है नावलों में, जिस वजह से नावल हमें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि हम उस कहानी के जरिए एक नए शख्स को, एक नई दुनिया को जान रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं और हमारे उस तजस्सुस की जो है वो तस्कीन हो रही होती है। इब्तिदा में जो करैक्टर हैं वो एक ही अंदाज के, एक ही खूबी के मालिक होते हैं। जैसे हुमर का ओडिसी है तो ओडिसी जो है वो बेफिक्रा और बहादुर एक तरह का करैक्टर है, एक खास खूबी रखता है। या सरवांते का आप जो है वो डॉन किहोटे जो है वो एक महम जो किस्म का शख्स है। लेकिन जब शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म आया या खास तौर पे शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म के बाद के जो करेक्टर हैं वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। उसमें खास पेचीदगी आना शुरू हो गई और जो राइटर थे वो अपने किरदारों को सिर्फ यकरुखा या एक खूबी वाला नहीं होते थे, बहुत सारी खूबियां होती थी। जैसे आप 1800 में दोस्तोयेव्स्की लिख रहा है, लेकिन उसने जब ब्रदर कारामाज़ोव लिखा तो वो 4 अंदाज, 4 तरीकों से जो है वो कहानी बयान कर रहा है और 4 मुख्तलिफ किरदारों के जरिए जो है वो अपनी कहानी एक नए ढंग से बयान कर रहा है। और इसी तरह बाद में आने वाले जो मॉडर्न राइटर हैं वो आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं इस तकनीक को। अच्छा, दोस्तोयेव्स्की ने वो इंसानी वजूद के बहुत सारे मसाइल को डिस्कस कर रहा था, इसलिए उसने 4 जो है वो किरदारों के जरिए मुख्तलिफ डिमेंशंस जिंदगी की दिखाई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब E.M. फॉस्टर आए और उन्होंने अपना खास काम जो नावल के हवाले से बहुत अहम उनकी किताब मानी जाती है, एस्पेक्ट ऑफ नावल, वो लिखी, तो उसके बाद वो अंदाज, वो तरीका भी खत्म हो गया किरदारों का, जिसमें सिर्फ एक किरदार होता है और उसके गिर्द कहानी बुनी जाती है। आना करनीना है या मादाम बुवारी है या आप ब्रदर कारामाज़ोव में इवान कारामाज़ोव है या उसके अलावा जो ओलिवर ट्विस्ट में जो है वो ओलिवर है, वो खत्म हो गया। वो अंदाज कहानी बयान करने का खत्म हो गया जो सिर्फ और सिर्फ किरदार के गिर्द होता था, या किरदार ही जो है जहां सबसे अहम होता था और किरदार के जरिए सब कुछ बयान किया जाता था। और उसके बाद आया प्लॉट। जदीद नावल जो है वो किरदार से निकलकर प्लॉट में दाखिल हुआ और प्लॉट के जरिए उसने कहानी बयान करना शुरू कर दी। यह प्लॉट है क्या? प्लॉट पामुक के नजदीक सिर्फ वाकयात की तरतीब नहीं है या मुख्तलिफ पॉइंट्स को जोड़ना प्लॉट नहीं है। पामुक ये कहता है कि एक नावल में मुख्तलिफ मुकामात पर जो चीजें दिखाई गई हैं, जो मुकालमात हैं होते हैं, जो छोटी छोटी सब प्लॉट्स होते हैं, उसके अंदर जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं,
जो मंजर निगारी है, वो सब कुछ मिलकर एक प्लाट को तश्कील देते हैं। निगार जब एक नावल लिख रहा होता है तो मुख्तलिफ वाकयात या जाती होने वाली ऐसी तहकीकात जो वो कर रहे होते हैं या मालूमात जो हैं वो बाज नावलों की वजह बनती हैं, बाज कहानियों की वजह बनती हैं। और पामुक भी यही कहता है कि मैं किरदार को लेकर एक कहानी किरदार के गिर्द नहीं बुनता, बल्कि बहुत सारी मुख्तलिफ तहकीकात या मालूमात के जरिए मैं पहले प्लाट बुनता हूँ और पहले प्लाट जो है उसके चीज़ें सोचता हूँ, मुतल्लक सोचता हूँ और उस प्लाट के अकॉर्डिंग जो है वो मैं अपना किरदार लेता हूँ या किरदार की तख्लीक करता हूँ जिस तरह प्लाट की डिमांड हो। और अगर हम देखें भी तो जितनी भी फिक्शन है पामुक की, उसमें यही चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है कि किरदार नहीं लिए गए बल्कि एक ख़ास मौजू है, एक ख़ास प्लाट है जिसके गिर्द पामुक जो है वो अपनी फिक्शन की बुनत कर रहा है। और यही वजह है कि प्लॉट जो है वो किरदार से मॉडर्न नावल में बहुत अहम माना जाता है। और प्लॉट के साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो है टाइम। टाइम क्या है? टाइम ये बताता है कि ये नावल जो है वो कौन से अहद में लिखा गया है, कौन से इलाके में लिखा गया है, किस आबो हवा में लिखा गया है, उसमें कौन कौन सी रस्म रिवाज है लोगों के, ये सारी चीजें जो है टाइम बता रहा होता है। उसके बाद जो टाइम है, टाइम का इस्तेमाल जदीद नावल में बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हुआ। पहले तो क्या था कि जितनी भी कहानियां हैं, चाहे वो आप देखें कि दोस्तोयेव्स्की है, टॉल्स्टॉय है या स्टांडाल है या बाल्जाक है, जितने भी बड़े फिक्शन निगार थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक खास जमाना लिया और उस जमाने के अकॉर्डिंग एक खास कहानी ली और लिख दी। लेकिन कॉर्नर, जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ या उसके बाद वाले जितने भी फिक्शन राइटर हैं उनको आप पढ़ें तो टाइम का बहुत खलाकी से इस्तेमाल हुआ है। इवन उर्दू का जो सबसे बड़ा या अहम नावल माना जाता है आग का दरिया, वो भी उसी जो है वो उसी तकनीक के जरिए लिखा गया जिसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें मुख्तलिफ औकात में या मुख्तलिफ वक्तों में कहानी छलांग लगाती है या चली जाती है या किरदार चले जाते हैं, एक ही जगह बैठे हुए मुख्तलिफ अहद में हुए वाकयात को बयान करते हैं और फिर उसी एक खास सेंटर पॉइंट पे आ जाते हैं। तो वक़्त का ये इस्तेमाल और वक़्त के अंदर रहते हुए कहानी का ये जो है डिफरेंट डिमेंशन जो है, ये जदीद नावल की देन है। बतौर कारी जब हम पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की कि एंड पे हम सोचते हैं कि यार इसका जो है वो मरकजी नुक्ता क्या है, अहम बात क्या है, या नावल में कन्वे क्या करना चाह रहा है, वो तो हम जो है वो बतौर कारी इस चीज को समझ रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं या उसका अंदाजा लगा रहे होते हैं। लेकिन नावल निगार उस वक्त क्या कर रहा है या नावल निगार के लिए वो सेंटर कितना अहम है। पहले जो नावल लिखे जाते थे वो आफात के गिर्द लिखे जाते थे, या जैसे मैंने पहले बयान किया कि हीरो की किरदार के मुतल्लिक लिखे जाते थे। तो हीरो जो है वो अहम चीज होती थी और उसके ही अकॉर्डिंग जो है वो कहानी का सेंट्रल पॉइंट हो जाता था। अगर आफात है या जिस तरह भी वो कोई वबा आई है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है तो वो उसका वबा ही सेंटर पॉइंट होता है, या एक मेन करेक्टर है उसके मुतल्लिक लिखी जाने वाली कहानी है तो वो वही उसका सेंट्रल करेक्टर होगा, वो जो करेक्टर है वही उसका सेंटर होगा। लेकिन इयन फॉस्टर के बाद जो है वो बिल्कुल ये सारा एस्पेक्ट ऑफ नावल के बाद ये सेंटर वाला सीन भी जो है वो चेंज हुआ। और खास तौर पे उससे पहले ही जदीद नावल में खासतौर पे दोस्तोयेव्स्की से ही सेंटर एक खास अहमियत हासिल कर गया। और डेविल लिखते हुए एक खत में उसने अपनी भतीजी को दोस्तोयेव्स्की ने लिखा कि मैं काम लिखने बैठा था और एक पॉइंट मेरे ज़हन में आया तो मैंने पहला सारा जो काम है उसको खत्म करके अपने नावल को दोबारा लिखना शुरू कर लिया। अगरचा जोसेफ फ्रैंक जो है, जो बायोग्राफर है दोस्तोयेव्स्की का, वो ये कहता है कि दोस्तोयेव्स्की लंबी लंबी छोड़ रहा है। सिर्फ ये है कि उसने 240 पेजेस के नावल में से सिर्फ 40 पेजेस चेंज किए थे और उसकी वजह ये थी कि उसको एक नया आइडिया, एक नया सेंट्रल पॉइंट मिल गया था, एक नया मरकजी नुक्ता मिल गया था कि कहानी को कौन सा मोड़ देना है, जिस वजह से उसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया था। और ये एक ऐसा तरीकी जो है वो मालूमात है हमारे पास
कि सेंट्रल पॉइंट जो है वो कितना अहम बन गया था आगे आके 19वीं या 18वीं सदी में। तो पामुक ये कहता है कि मैं सेंट्रल पॉइंट को इतना अहम समझता हूं और इस पर ऐसे फोकस करना जो है वो मेरी नजर में जरूरी है। जैसे टॉल्स्टॉय ये कहता है कि जब आप किरदार लिख रहे हो और वो बहुत अच्छा किरदार है तो उसमें कुछ थोड़ी सी बुराई शामिल कर दो, और अगर बहुत बुरा किरदार है थोड़ी सी अच्छाई भी उसमें रखो। तो पामुक कहता है कि मैं ये कहता हूं कि अगर आपका सेंटर पॉइंट जो है वो बहुत वाज़ेह है तो उसको मुबहम करना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा, और अगर बहुत मुबहम है तो थोड़ा थोड़ा करके उसको रिवील करना शुरू करो, ताकि कहानी में एक दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहे। लेकिन आज तो आपने बहुत सारे ऐसे नावल पढ़े होंगे जिसमें मुसन्नफ जो है वो सीना ठोंक के पहले ही मरकजी नुक्ता बता देता है और उसके बाद जो है वो उसके अकॉर्डिंग कहानी बुन रहा होता है। तो ये है किताब द नाइव एंड सेंटिमेंटलिस्ट, और ये है नावल का जदीद फन जिस पे पामुक ने बात की थी और बहुत शानदार तरीके से बात की थी। मैं बतौर कारी जो है वो एक ऐसी किताब ढूंढ रहा था जिसमें नावल के फन पे बात हो उर्दू में। अगरचे जो है वो आर्ट ऑफ नावल है, लेकिन जो पामुक है उसने बतौर कारी आपकी तरबियत की है, आपके बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है, और बतौर नावल निगार जो है वो आपको बहुत सारी अहम पॉइंट्स और चीजें बता रहे हैं और नावल के इर्तिका के मुतल्लिक बहुत खूबसूरत जो है वो आपको मालूमात दे रहे हैं। इसलिए अगर आप नावल के कारी हैं या आप नावल निगार हैं तो आपको ये किताब लाजमी मैं रिकमेंड करता हूं, आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। या अगर आपने पढ़ी है तो आपने इसको कैसा महसूस किया, या इसका आप पर बतौर कारी कैसा असर पड़ा या बतौर लिखारी कैसा असर पड़ा, वो आप उसकी राय जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।